एवरीवन, मैं डॉक्टर सैयदा मरियम बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सब के लिए व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे पता है आप सब मेरा शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होते हैं और मुझे आप लोगों की कदर है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूँ और आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ जो है वो देखने को मिलती रहे और सुनने को मिलती रहे। तो दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और मैंने इसको बहुत ज़्यादा नोट किया है। इस चीज़ को हमारी सोसाइटी में इतना हाईलाइट नहीं किया जाता और इस पे बात भी उतनी नहीं की जाती है ना। देखिए, आजकल जो माएँ हैं हमारे जो देहाती इलाके हैं उनमें ये मसला ज़्यादा हो रहा है, ख़ास तौर पे बच्चियों को लेकर वो जो है उतने सीरियस नहीं हैं जितनी कि वो अपने बेटों के लिए होती हैं। होता क्या है कि बाज़-औक़ात बच्चियाँ जो है छोटी उम्र में ही कुछ मसाइल का शिकार हो जाती हैं और यानी कि 6 क्लास हो गई, 5 क्लास हो गई, उससे उनके जो है वो गायनी के इशू स्टार्ट हो जाते हैं कुछ बच्चियों के। तो उनकी जो मदर्स हैं वो क्या करती हैं, उनकी एज को देखते हुए वो कोशिश करती हैं कि उनको जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं लेके जाती। पहले तो वो ट्राई करते हैं कि उनको अपने जो टोटके होते हैं उनसे वो हल कर लें, है ना। उस तरह से अगर कुछ हो सकता है तो वो रास्ता निकालती हैं और अगर वो नहीं होता तो फिर वो जो है उनको किसी मकामी डॉक्टर को दिखा देती हैं। लेकिन अगर आप देखें तो हर इलाके में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वो दिखा सकती हैं चाहें तो लेडी डॉक्टर को, और गायनेकोलॉजिस्ट होती है ऑन ड्यूटी। लेकिन वो इस तरह का कुछ नहीं करती कि यार बच्ची है तो वो इस चीज़ में जो है आर महसूस करती हैं, पता नहीं उनका क्या मसला है, वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास उसको नहीं लेकर जाते कि या कोई देखेगा क्या कहेगा। उनके माइंड में जो इस तरह के कंसेप्ट्स हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही गलत है, क्योंकि जैसे बच्ची अडल्ट हुई है उसको कोई ना कोई इशू हो सकता है ना। ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे का इसमें कोई कसूर है, नेचुरली हो जाते हैं बच्चियों के इशूज़। तो आपको चाहिए कि उसको कोई भी किसी तरह का इशू चल रहा जाए इसकी कि आप उसको उस बंदे को दिखा रहे हो जो उस चीज़ का बेहतर है कि आप उसको दिखाएं उस बंदे को जो कि उसमें एक्सपर्ट है ना। और ज़्यादातर क्या होता है हमारे यहाँ जो इश्यूज़ होते हैं उनको निगलेक्ट किया जाता है, ख़ुसूसन बच्चों के हवाले से लेकर। मेरे पास कुछ दिन पहले एक बच्ची आई, उसकी एज बहुत कम थी, 14-15 साल की बच्ची थी, छोटी। और उसका जो है इशू था उसकी पूरी बैक बोन का, और उसमें पेन बहुत ज़्यादा है ना, और उसकी ख़ुसूसन टेल बोन जो थी उसका मुकोक्सिडियल का सारा, और वो बैठ नहीं सकती थी। तो उसको डॉक्टर ने जो है रिकमेंड किया हुआ था कि आपने कुशन पे बैठना है। वो फिजियो के लिए मेरे पास आई है। अब मैं उसकी मम्मा से पूछ रही हूँ कि आंटी इसका मसला क्या है, तो वो कहती हैं कि कुछ नहीं है, लगा भी कुछ नहीं है, किया भी कुछ नहीं है। तो हमारा ख्याल क्या है कि हो सकता है उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, इस तरह का कोई इशू है ना, और फैक्टर हो सकता है। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं नोट किया, जब मैं उसको थोड़ा सा भी साइड पे वो करके लेग रेज कराती तो उसकी बिल्कुल बॉडी में जान नहीं थी, है ना। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे लग रहा था इसकी ना कोई हिस्ट्री और है, सीन और लग रहा था मुझे। तो मैंने उसकी मम्मा से पूछा, मैंने कहा आंटी इसका पीरियड्स रेगुलर है, इसका कोई इशू तो नहीं चल रहा उस तरह का। तो उसकी मम्मा ने उसको बताया कि उस बच्ची को 4 साल से रिकवरी है और उसका वो इलाज नहीं कर रहे। एक इतनी ख़राब बीमारी उस बच्ची को है और वो इतने अरसे से है बग़ैर इलाज के मुसलसल। तो उसकी वजह से उसको बॉडी पेन हो रहा है, उसके इश्यूज़ हो रहे हैं सारे, और उसके मसले ख़राब हो गए। उसकी माँ को इतना होश नहीं आया कि वो जाकर अपनी बेटी को गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा दे, उसका सही इलाज करवा ले, है ना। हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड है कि हम जाएंगे तो किसी ने देख लिया तो कोई क्या कहेगा, इस तरह से छुपा छुपा के भाई इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करें आप लोग। क्या हो गया, बच्ची है वो इंसान है, उसका कोई मसला नहीं हो सकता क्या? आप ज़रूरी है कि औरतों के मसले हों, बच्चों के कोई मसले नहीं होते। मुझे तो एक चीज़ ये बहुत ख़राब लगती है हमारी सोसाइटी में जो है। तो जी, उसका फिर पता चला कि उसका हिस्ट्री है और उसमें जो है आपकी आयरन डेफिशिएंसी भी आती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, और न्यूट्रिशन भी उसकी सही। एक अजीब बात जो मैंने देखी है, उसकी मामा बोल रही थी कि इसको बाकी बहनों की निस्बत जल्दी जो है वो पीरियड्स आए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आजकल बच्चों को जल्दी आ रहे हैं मोस्टली, है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस दौरान माओं का फ़र्ज़ होता है कि वो क्या करें, ख्याल रखें अपनी बच्चियों का, उनकी खुराक का। इधर क्या होता है कि मैंने पहले शायद इस टॉपिक पे बात नहीं की, जब पीरियड्स का उनका शुरू होता है तो उसको बोलते हैं कि बेटा आपने गोश्त इस दौरान इस वीक में नहीं खाना, बच्ची को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और वो क्या करते हैं कि वो वो बंद कर देते हैं। क्या होगा कि उससे आपको बोलते हैं कि ज़्यादा ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, इस तरह के रॉ कंसेप्ट हैं। मिल्क बंद कर देते हैं इस दौरान। जो बच्ची को न्यूट्रिशन चाहिए होती है, जिन चीज़ों से उसको एनर्जी मिल रही होती है, वो नहीं खाने देते। अंडा नहीं खाना आपने, क्यों, गर्म होता है, ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो उसको जो है मना कर रहे होते हैं। ये नहीं कि आपने बैलेंस्ड करके चीज़ों को खाना है और इस तरह से, बिल्कुल वो चीज़ तो है ही नहीं ना कि नहीं बस अब बच्ची है तो इसने ये चीज़ें इस तरह से इस वीक में लेनी नहीं है। तो जिस वीक में उसको एनर्जी चाहिए, जब उसकी बॉडी से इतना कुछ हो रहा है, तो फिर
उस दौरान आप उसको जो है वो खुराक नहीं दे रहे, तो उसके साथ क्या होगा बच्चे के साथ, उसके बारे में तो कोई नहीं सोच रहा ना। तो जो एक रॉ कंसेप्ट हैं आप उन पे चल रहे हो और एक फास्ट जो असम्पशंस हैं आप उनको लेके जा रहे हो, तो फिर जो है उसके साथ उसके अलावा जो सप्लीमेंट होते हैं बच्चों की जब ये एज स्टार्ट होती है तो आपको लाजमी होता है ना आप उनको डेली ना दें, लेकिन वंस इन अ वीक या 15 डेज़ के बाद आप उन्हें कैल्शियम का कोई सप्लीमेंट दे दें, आप विटामिन डी का कोई दे दें, आप उनको साथ फोलिक एसिड वगैरह यूज़ कराएं, आयरन के सप्लीमेंट्स दें, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इस एज में बच्चियों के लिए, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उनके पीरियड्स नॉर्मल रहें। लेकिन ये चीज़ें देखी नहीं जाती, उनकी बोन ग्रोथ अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है बोन। अगर आपकी खुराक में इन चीज़ों की डेफिशिएंसी है तो वो सप्लीमेंट से पूरी हो जाती है। आप रेगुलर ना लें, लेकिन आप कभी कभी ले लें, क्योंकि अगर बच्चियों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है और आप उसको सप्लीमेंट नहीं देते तो फिर उसका क्या होता है, वो उसकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है, वो उसकी बोन्स को इफ़ेक्ट करता है, फिर उसकी बॉडी में पेन आता है ना। जितना हो सके अपने बच्चों का ख्याल रखें इस एज में। अगर आप उनको ये उनकी ग्रोथ की एज होती है ना 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक, है ना, 20 तक, तो अगर इस एज में आप उनको जो है उनका ख्याल नहीं रख रहे, उनको जो वो पुराने बुज़ुर्गों के कंसेप्ट थे, जब कोई मेडिकल नहीं थी, जब कोई चीज़ें रिसर्च से प्रूवन नहीं थी, तो आप उनको जो है उन कंसेप्ट पे लेके जा रहे हो, आपको उनको उसके मुताबिक डील करो, आप कुछ लॉजिकल नहीं सोच रहे, आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल खुद ख़राब करो अपने हाथों से। अब जिसका अभी से इशू है अल्लाह तो करे उसका रिकवर हो जाए, लेकिन नेक्स्ट उसकी लाइफ क्या है, उस बेचारी की पढ़ाई उसकी साइड पे हो गई, सारा उसका फ्यूचर तो ख़राब हो जाता है ना। बच्चे का नुकसान तो बच्चे का होता है, पेरेंट्स का भी है एक तरह से अगर वो समझें तो, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ उनकी अपनी नाअहली होती है कि एक चीज़ जो एक बच्ची 3-4 साल से भुगत रही है, उसकी बॉडी ख़त्म हो रही है, उसको वो चीज़ खा रही है ना, वो इतनी ख़राब हालत में है, और एक माँ होते हुए वो अपनी बच्ची का इलाज नहीं कराने जा रही। कौन सा कोई महंगा इलाज होता है, आजकल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सब कुछ होता है। तो मेरे ख़्याल से ये तो अपने बच्चों पे जुल्म है कि अगर आपको पता है कि आपका बच्चा तकलीफ़ में है और आप उसको जो है वो कर रहे हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, यहाँ तक कि वो उठ बैठ नहीं सका, इतना उसका हालत ख़राब हो जाता है कि वो बिस्तर पे पड़ जाता है, फिर आप आते हो, आप डॉक्टर के पास उसको लेके जाते हो, फिर आप प्राइवेट भी उसका इलाज करा रहे होते हैं, फिर आप उसको हॉस्पिटल्स में भी दिखा रहे हो। तो इससे बेहतर है कि जब आपको लगे कि थोड़ी बहुत कोई सिम्टम आ रही है, उसका बच्चे का मसला हो रहा है, तो आप उसको टाइम से ट्रीटमेंट करा दो, ताकि आप जो है वो लंबे चक्करों से बचें। और इससे ये नहीं होता कि अगर आप अभी उसको बीमारी है, कुछ ऐसा हुआ रहा है और आप अभी उसको इग्नोर कर देंगे तो वो चीज़ ख़त्म नहीं होती, वो टाइम के साथ साथ उसकी जड़ें मजबूत होती हैं और टाइम के साथ साथ बढ़ती है। इसलिए इस तरह की चीज़ें अगर आप लोग नोट करें तो उनको टाइम पे जो है ट्रीट कराया करें, उनको टाइम पे उसकी जड़ें कटवाई करें, वरना ये चीज़ें जो है फैल जाती हैं। और अपना बहुत ख्याल रखें और आपकी घर में जो भी बच्ची हैं उनका भी। और क्योंकि अक्सर जो है वालिदैन वो अपने बच्चों के हवाले से इतने कॉशियस नहीं होते, उनको लेकर उनका इतना ख्याल नहीं रख रहे होते। और मेरे ख्याल से तो ये बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, और वालिदैन को भी और बच्चों को भी, कि उनको पता हो कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और मुझे एक चीज़ जानकर बहुत खुशी कि उस दौरान आपको कुछ सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए गए थे या आपने कुछ क्या यूज़ किया था, इस तरह से उस बच्ची से मैंने पूछा तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे उस दौरान कुछ भी मेडिसिन इसकी रिकवरी के लिए नहीं दी गई थी, है ना, लिकोरिया की। और उसको जो है वो सप्लीमेंट भी जो दिए गए थे, वो सप्लीमेंट क्या, उसको एक पेन किलर दिया गया था और कहा गया था कि आपने उठने बैठने के लिए कुछ यूज़ करना है, बेड रिडन रहना है, और ज़्यादा मसला है तो फिजियोथेरेपी करवा लें। सो मैंने उनका जो है 1 वीक का फिजियो तो किया, लेकिन साथ उनको मैंने जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट को रिकमेंड किया है कि आप लाजमी इसका जो है ट्रीटमेंट कराएं, ताकि आपकी बच्ची जो है वो ठीक हो सके। सो ऐसे अनाड़ी वालिदैन जो होते हैं जो अपने बच्चों की केयर नहीं करते उन और ज़्यादा वो तवज्जो नहीं दे रहे होते, बाज़-औक़ात बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि वालिदैन को टाइम नहीं मिल रहा होता, बाज़-औक़ात कोई और चीज़ें होती हैं जो ख़राब जा रही होती हैं लाइफ में, लेकिन कुछ भी हो बच्चे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होने चाहिए। बंदा एक पेट भी पालता है तो उसका भी ख्याल रखता है, तो आपके तो अपने बच्चे हैं ना। सो आज का वीडियो मेरा यही तक था, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी किसी अच्छे टॉपिक पे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।